करिश्मा अपनी माँ सरला के पास जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे ना गाजर का हलवा बनाना सिखा दो। आज सूरज कहाँ से निकला है? तू तो रसोई में काम नहीं करती है और आज तू सामने से आई है कि मुझे गाजर का हलवा बनाना सिखा दो। क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है ना? बुखार तो नहीं है तुझे? माँ आप तो कहती रहती हैं कि मुझे खाना बनाना सीखना चाहिए, और जब मैं सीख रही हूँ तो आप कह रही हैं कि आपको बुखार है। अरे मुझे सीखना है, मुझे सिखा दो ना, गाजर का हलवा आखिर बनाते कैसे हैं? अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं जो पूछ रही हूँ वो बताना कि अचानक से आज तुझे हुआ क्या है? आज तक तू रसोई में खाना लेने तक नहीं आती है और आकर ये बोल रही है मैं तुझे खाना बनाना सिखा दूँ, तुझे हलवा बनाना सिखाऊं। तो अब बता ये मस्का क्यों लगा रही है? कोई बात है क्या? माँ मेरी होने वाली सास को ना गाजर का हलवा बहुत पसंद है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों न मैं गाजर का हलवा बनाना सीख लूँ। कल को उनको बनाकर खिलाऊंगी तो वो मेरी तारीफ करेंगे। जब मेरी तारीफ होगी तो इसका मतलब आपकी तारीफ होगी कि आपने अपनी बेटी को बहुत कुछ सिखाया है। अच्छा तो ये बात है। मैं वही तो इतनी देर से सोचूं कि आखिर तुझे हुआ क्या है, अचानक से तुझे गाजर का हलवा क्यों सीखना है। लेकिन तू कुछ ज्यादा ही अभी से सांस की नहीं हो रही है। अरे मैंने तुझे पैदा किया है, इतने साल तू मेरे साथ रही है, आज तक तूने अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा, और वो सांस जो अभी तक बनी भी नहीं है उसके बारे में तो ये सोचो कि गाजर का हलवा बनाना है। माँ मैं तो बस आपकी इज्जत रखना चाहती हूँ, इसलिए सीखने के लिए बोल रही हूँ, वरना मुझे इतना क्या ही पड़ी है। कल को अगर मैं वहाँ गई और मैंने वहाँ कुछ बनाया नहीं तो वो आपको ही बोलेंगे ना कि आपने अपनी बेटी को आखिर सिखाया क्या है। आप ही बताओ, मुझे अच्छा लगेगा क्या कि मेरी माँ की बुराई होगी? रहने दे, मैं अच्छे से जानती हूँ तुझे कितना अच्छा लगेगा और कितना नहीं। अपनी पसंद से शादी कर रही है ना, और बोला होगा रोहन कि मेरी माँ को यही पसंद है, तो बस लग गई अपनी सास को इम्प्रेस करने में। यहाँ अपनी माँ तो दिखाई नहीं दी, सास की दीवानी बहू। माँ बस करो ना, कितना सुनाओगी? अरे ठीक है मेरी गलती है, ये सब मैं अपनी सास के लिए सीख रही हूँ, लेकिन अगर आपने मुझे ये सिखा दिया तो सबसे पहले मैं ये हलवा आपको ही बनाकर खिलाऊंगी। आप तो खुशकिस्मत हैं कि मेरे हाथों का हलवा खाओगे, वो भी सबसे पहले। हाँ और बुरा बना तो भी मैं ही खाऊंगी, वो नहीं। जब से तेरा रिश्ता तय हुआ है तब से तू पागल हो गई है। मेरी सास को ये पसंद इसलिए ऐसा करना है, मेरी सास को वो पसंद इसलिए ऐसे करना है। मेरे सास ने ये कहा, मेरी सास ने वो कहा, और अब चली है महारानी सास के लिए हलवा बनाने के लिए। कोई बात नहीं, ये तो सब कहते हैं कि शादी के बाद बेटियां पराई होती हैं, लेकिन तू तो शादी से पहले ही पराई हो गई है। कुछ महीने बाद करिश्मा की शादी रोहन नाम के लड़के से हो जाती है। शादी के बाद करिश्मा हर वक्त अपनी सास की ही जी हजूरी करती रहती है। सास जो कहती है वो वही करती। ऐसे ही कुछ दिनों बाद रोहन करिश्मा से कहता है, करिश्मा, जब से हमारी शादी हुई है तब से हम कहीं बाहर घूमने नहीं गए। आज मैं 2 मूवी की टिकट लाया हूँ, हम दोनों मूवी देखने जाएंगे। और हाँ, मूवी देखने के बाद ना तुम्हारी फेवरेट जगह पर कैंडल लाइट डिनर भी करेंगे। बस हम दोनों की ही टिकट? अरे माँ जी नहीं दिखी क्या तुम्हें? उनके लिए टिकट कौन लेगा? अरे हम दोनों के बीच में अगर माँ जाएंगी ना तो माँ परेशान हो जाएंगी। और वैसे भी ये डिनर, कैंडल लाइट, डेट, ये सब कुछ मैंने हम दोनों के लिए किया है। अरे माँ को तुम कबाब में हड्डी बना के ले जाना चाहती हो, सही लगता है क्या तुम्हें ये? हाँ तो मैं कुछ गलत थोड़ी ना कह रही हूँ, और जो मैं कह रही हूँ उसे तुम भी मानो, क्योंकि जहाँ मेरी सास जाएगी मैं वहीं जाऊंगी। मैं अपनी सास के बिना तो घर के बाहर कदम भी ना रखूं। और तुम कह रहे हो कि मैं कैंडल लाइट डिनर पे जाऊं, मूवी देखूं? अरे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मेरे साथ जाना है तो माँ जी को भी ले जाना पड़ेगा। आई बात समझ में? करिश्मा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। रोहन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन रोहन कुछ भी नहीं कर पाता। कुछ दिनों बाद करिश्मा की सास नीलम अपनी पड़ोसन विमला के साथ हॉल में बैठी थी। तभी करिश्मा अपनी सास के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। अरे बहू, इसकी क्या जरूरत है? अभी थोड़ी देर पहले ही तो ये सब लेकर आई थी, फिर दोबारा ले आई। अरे हम कोई मेहमान थोड़ी ना है, और ना ही विमला कोई मेहमान है जो तू बार बार कुछ न कुछ लेकर आ रही है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। और नहीं तो क्या, हमारा तो रोज का आना जाना है। और बहू तू क्यों बार बार मेहनत कर रही है? आजा हमारे साथ बैठ जाओ। आज माँ जी ने खाना नहीं खाया है। मुझे नहीं पता था कि माँ जी को करेले पसंद नहीं है। अगर मुझे पता होता कि माँ जी को करेले पसंद नहीं है तो मैं इसे बनाना तो दूर की बात है, घर में भी नहीं लेके आती। मैं क्या ही करती। इससे मैं थोड़ी थोड़ी देर में माँ जी के लिए कुछ न कुछ ले ही जा रही हूँ। कहीं कमजोरी ना हो जाए, माँ जी को खाते पीते रहना चाहिए ना। ऐसे कुछ भी कहो नीलम,
तेरी बहू तेरा बहुत ध्यान रखती है। ऐसा लगता है कि तेरी बहू तेरी दीवानी है। पक्का तेरा फोटोग्राफ लेकर सोती होगी। बहू तू इतनी भी दीवानी मत बन अपनी सास की। आजकल तो लोग अपनी सास को इशारों पर नचाते हैं, और एक तू है कि उसकी दीवानी हुई पड़ी है। मैं भी कभी कभी ये सोचती हूँ कि मैंने कितने अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे ऐसी बहू मिली है जो मेरा इतना ध्यान रखती है, मेरी हर एक छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल रखती है। अब अगर इससे कभी कोई गलती हो भी जाए तो उसमें वो सारी गलती इसी की है, ये बात मैं कैसे मान लूं? माँ जी, मैंने ना एक टीवी सीरियल में देखा था, अगर हम अपनी सास को बहुत मानते हैं ना, दीवानों की तरह उनकी सेवा करते हैं, तो वो भी हमें उतना ही मानती हैं। मैं तो बस आपकी दीवानी हूँ, जितना करो उतना ही कम लगता है। अगर कुछ छूट जाता है तो मेरे दिल को ऐसा लगता है कि मानो पता नहीं क्या ही हो गया है, इसलिए मैं आपके लिए इतना करती हूँ। करिश्मा अपनी सास की सेवा में ये भूल जाती है कि उसका पति भी है, जिससे उसकी दूरियां बढ़ती जा रही थी। कुछ दिनों बाद रोहन की तबीयत खराब होती है और वो करिश्मा से कहता है, करिश्मा, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो क्या तुम मेरे साथ दवाई लेने चलोगी? अरे माँ जी घर पे अकेली हैं, उन्हें क्या लगेगा कि हम कहाँ चले गए। तबीयत इतनी भी थोड़ी खराब है कि तुम्हारे साथ किसी को जाना पड़ जाए। आप अकेले चले जाओ, मैं नहीं जा सकती माँ जी को अकेला छोड़कर। लेकिन अभी माँ को नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम चलो ना यार, अगर मुझे ठीक लगता तो मैं तुम्हें नहीं कहता। और रही बात माँ की, माँ को बता देंगी कि डॉक्टर के पास जा रहे हैं। नहीं नहीं, माँ जी को कुछ नहीं बताना, उन्हें बताओगे तो उन्हें बुरा लगेगा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हम उन्हें अकेला छोड़कर जाए। तुम जाओ ना, खुद अपनी दवाई लेकर आ जाओ। मैं यहाँ पर माँ जी के साथ ही हूँ। कोई भी दिक्कत हो तो फोन करके बता देना, मैं किसी को भेज दूंगी तुम्हारी मदद के लिए। इस बार रोहन को करिश्मा की बातें बहुत चुभती हैं। रोहन अकेले ही दवाई लेने जाता है और दवाई लेकर घर आता है। 2 दिन बाद जब रोहन को ठीक महसूस होता है तो रोहन अपना सामान बांध कर बाहर आता है। रोहन बेटा, कहाँ जा रहा है तू? माँ, जाऊँ नहीं तो क्या करूँ, घर में काम ही क्या है मेरा। आपकी बहू तो आपकी दीवानी है, मैं चला भी जाऊंगा ना तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी इतनी तबीयत खराब थी, लेकिन उसने एक बार पूछा तक नहीं मुझसे। जब मैंने उसे कहा कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, दवाई लानी है, हाँ तो मुझे दवाई दिलवा देना, तो कहती है मैं माँ जी को अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अरे माँ, जब ऐसा चलेगा तो घर से जाऊंगा ही ना, मैं क्या करूंगा घर में। मुझे भी तुम दोनों से इस बारे में बात करनी थी। मुझे भी बहू का ये बर्ताव बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। सास की सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन अपने पति पर ध्यान न देना बहुत गलत बात है। इसीलिए मैं गांव जा रही हूँ, उस दिन वहाँ पर रहूंगी ताकि तुम दोनों अपनी गृहस्थी पर ध्यान दे सको। इतना बोलने के बाद नीलम वहाँ से गांव चली जाती है, जिसके बाद करिश्मा अब अपने पति पर पूरा ध्यान देती है और उनका रिश्ता भी सुधरने लग जाता है। पायल बहुत ही सुंदर थी और साथ ही मॉडर्न ख्यालात की थी। पायल की शादी रवि नाम के लड़के से होती है। पायल के ससुराल में वो उसके पति के अलावा ससुर मिथिलेश और सास सरला रहते थे। जहाँ वो मॉडर्न विचार की थी तो वहीं उसके ससुर बहुत ही पुराने विचार वाला था। शादी के बाद पायल ने अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बखूबी संभाल ली थी और किसी को भी शिकायत का मौका नहीं देती थी। एक दिन पायल जीन्स पहनकर कहीं बाहर जा रही होती है, तभी सरला उसे टोकती है। बहू कहाँ जा रही है? माँ जी, मैं तो आपको बताना ही भूल गई थी। वो क्या है ना, आज मेरे दोस्त के घर पर छोटी सी पार्टी है, तो बस वहीं जा रही हूँ। पार्टी में जा रही है वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सब क्या पहना है तूने? माँ जी, जीन्स और क्रॉप टॉप है। अरे ये तो मुझे भी दिख रहा है कि तूने जीन्स और छोटा सा टॉप पहना है, लेकिन ये सब पहनकर बाहर नहीं जाना है। पर माँ जी क्यों मैं इसको पहनकर बाहर नहीं जा सकती हूँ? इन कपड़ों में क्या खराबी है? खराबी तो कुछ भी नहीं है, बस हमारे घर की बहुएं ऐसे कपड़े नहीं पहनती हैं। अगर तुझे पार्टी में जाना है तो साड़ी पहनकर जा, ये सब पहनकर नहीं जाना है। सरला की बात सुनकर पायल को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपना बैग वहीं फेंककर अपने कमरे में चली जाती है और अपने आप को कमरे में बंद करके सो जाती। समय बीतता है और सरला आए दिन पायल को कपड़ों के लिए टोकती रहा करती। एक दिन पायल फर्श पर बैठकर पोछा लगा रही थी, तभी पायल का ससुर मिथिलेश वहाँ आता है और पायल के कपड़े को देखकर गुस्से में कहता है, हे भगवान, ये क्या देख लिया? आजकल की बहुओं को कपड़े पहनने की तमीज नहीं है। साड़ी पहन लेगी तो घिस जाएगी क्या? लेकिन नहीं, इनको तो बस अपनी कमर दिखानी होती है। पता नहीं क्या होगा आजकल के लोगों का। राम राम राम।
मिथिलेश खांसते हुए सरला के पास जाने लगता है। मिथिलेश की खांसने की आवाज सुनकर पायल मिथिलेश को कहती है, क्या हो गया ससुर जी? आप यहाँ बैठ जाइए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, मैं सरला को पानी लाने के लिए बोल देता हूँ। ठीक है ससुर जी। पायल इतना बोलकर अपने कामों में लग जाती है और मिथिलेश भी सरला के पास चला जाता है। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, शर्म तो जैसे बेच खाया है इन्होंने। क्या हुआ जी, आप इतने गुस्से में क्यों हो? आज भी दफ्तर में किसी से लड़ाई करके आए हो क्या? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं रोज दफ्तर से लड़ाई करके आता हूँ? लड़ाकू हूँ मैं? नहीं जी, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, मैं तो बस बस तुम्हारा मतलब सब समझ में आता है मुझे। तुम अपनी बहू को समझाती क्यों नहीं हो? अरे बहू है हमारे घर की, कपड़े सही से पहनेगी तो क्या बिगड़ जाएगा उसका? यही बोलकर तो मेरी जिंदगी बस से बदतर बना दी है। मेरी मर्जी का कुछ भी करने नहीं दिया। इस घर में रहने से अच्छा होता कि मैं घर छोड़कर चली जाती। क्या हो गया तुम्हें? क्या सोचने लग गई? तुम मेरी बातों को सुन भी रही हो या नहीं? नहीं कुछ नहीं, मैं तो आपकी बातें सुन रही हूँ। अब क्या कर दिया बहू ने? क्या हो गया? अरे ये पूछो क्या नहीं हो गया? अरे साड़ी पहननी नहीं आती है तो तुम्हें उसे सिखानी चाहिए ना। पोछा कम लगा रही है, कमर ज्यादा दिखा रही है। अगर साड़ी से इतनी दिक्कत है तो उसको जींस पहनने देते ना। बेचारी की हालत भी मेरे जैसी ही कर दी है। फिर सोचने लग गई? अरे जाके तुम कुछ बोलोगी या फिर? आप चिंता मत कीजिए, मैं जाकर उसको समझा दूंगी। आगे से वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। सरला इतना बोलकर पायल के पास जाती है और उसे साड़ी सही से पहनने के लिए बोलकर घर के कामों में लग जाती है। सरला के जाते ही पायल खुद से कहती है, लगता है ये माँ जी और ससुर जी दोनों का दिमाग खराब हो गया है। एक खांसते हुए कमरे में चले गए हैं तो ये माँ जी यहाँ आकर मुझे साड़ी पहनने के लिए बोल गई हैं। हो क्या रहा है इस घर में? पहले जीन्स के लिए मना किया, अब साड़ी में कमी निकाल रही हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ दिनों बाद इस घर में पागल हो जाऊंगी मैं। पायल खुद से बात करते हुए घर का सारा काम खत्म करती है और अपने कमरे में जाकर अलमारी की सफाई करने लगती है। अपनी अलमारी साफ करते हुए उसे उसकी पसंदीदा जीन्स मिलती है और वो उसे गले लगाकर खुद से कहती है, हाय मेरी प्यारी जीन्स, इन लोगों की मेहरबानी से मैंने इस जीन्स को एक बार भी नहीं पहना है। ना जाने इस जीन्स को मैं कब पहनूंगी। एक काम करती हूँ, मैं और रवि जी घूमने का प्लान करते हैं और फिर मैं ये जीन्स पहनकर उनके साथ घूमने चली जाऊंगी। आज ही मैं उनसे बात करती हूँ। पायल घड़ी की तरफ देखकर रवि के आने का इंतजार करती है। शाम को रवि अपने काम से आता है और अपने कमरे में फ्रेश होने चला जाता है। कुछ देर बाद खाना खाकर अपने कमरे में वो चला जाता है। रवि के पीछे पीछे पायल भी कमरे में आती है। रवि जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अभी नहीं यार, कल बात करते हैं। मैं बहुत थक चुका हूँ यार, मुझे आराम की जरूरत है, ना कि तुम्हारी बकवास बातें सुननी है। लो हो गया सियापा, ये क्या मेरी बात सुनेंगे? इनको तो मेरी बातें बकवास ही लगती हैं। अगर इनको मैं अपना प्लान बताऊंगी तो वो और ज्यादा बकवास लगेगा। रहने दे पायल, तू इस साड़ी के लिए ही बनी है। साड़ी पहन और अपनी जिंदगी निकाल दे साड़ी में। पायल खुद से बात करते करते सो जाती है और अगले दिन रोज की तरह अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही दिन बीतता है और एक दिन पायल सरला के कमरे में सफाई करने जाती है। सफाई करते हुए उसे पलंग के नीचे एक बॉक्स नजर आता है और बॉक्स को देखकर वो खुद से कहती है, अरे ये इतना बड़ा बॉक्स माँ जी के कमरे में क्या कर रहा है? वो भी ऐसी जगह जहाँ किसी की नजर नहीं जा पाए। आखिर इस बॉक्स में है क्या? पायल उस बॉक्स को निकालती है और जैसे ही वो बॉक्स खोलने वाली होती है तभी सरला कमरे में आ जाती है। बहू, तू ये क्या कर रही है? कुछ नहीं माँ जी, मैं तो बस आपके कमरे में सफाई करने आई थी। सफाई करते समय मुझे ये बॉक्स मिला, बस उसको खोल रही थी। सफाई करने? तुझे किसने कहा है कि मेरे कमरे की सफाई करने के लिए आ? आगे से मेरे कमरे में आने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही इस बॉक्स को खोलने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? अब मेरे कमरे से बाहर निकल। आखिर ऐसा क्या है इस बॉक्स में जो माँ जी मुझ पर इतना चिल्ला रही हैं? कहीं कोई खजाना तो नहीं छुपा रखा? अब तो इस बॉक्स का राज मैं पता लगा कर रहूंगी। आखिर इस मामूली से बॉक्स के पीछे मुझ पर इतना क्यों चिल्ला रही है ये? क्या हुआ? यहाँ खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा यहाँ से। सरला पायल को कमरे से भगा देती है। पायल को सरला के इस बर्ताव से बहुत अजीब लगता है और बॉक्स के पीछे का राज जानने के लिए वो मौका देखने लगती है। कुछ दिनों बाद सरला किसी काम से बाहर गई होती है। उसी दिन पायल मौका देखकर सरला के कमरे में जाती है और बॉक्स खोलती है तो उसमें एक पुरानी जीन्स निकलती है। जीन्स देखकर खुद से पायल कहती है, इतनी पुरानी जीन्स, वो भी माँ जी के कमरे में। आखिर ये जीन्स किसकी है?
घर में मेरे और माँ जी के अलावा तो कोई और औरत है भी नहीं, और इसको देखकर लगता नहीं है कि ये ससुर जी की जीन्स होगी। ये किसकी जीन्स है? पायल खुद से बात कर ही रही होती है, तभी सरला अपने कमरे में आती है और पायल को अपने कमरे में देखकर गुस्सा करती है। मेरे कमरे में आने के लिए मना किया था ना, और ये जीन्स ये क्यों निकाला है तूने? एक मिनट माँ जी, आप गुस्सा तो ऐसे कर रही हैं जैसे कि मैंने कोई पाप कर दिया है। और आखिर ये जीन्स किसकी है और आप मुझ पर क्यों गुस्सा हो रही है? ये मेरी पुरानी जीन्स है। मुझे जीन्स पहनना बहुत पसंद था, लेकिन मेरे सास ससुर की वजह से मुझे बस साड़ी में ही जिंदगी निकालनी पड़ी। मैं चाहती हूँ कि तू अपने मन से रहे, लेकिन तेरे ससुर की वजह से तू भी मेरे जैसी ही रह रही है। मुझे माफ कर दे बहू, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अरे ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? आप चिंता मत कीजिए, आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा ही करूँगी। और रही बात जीन्स की, तो वो कभी और हम दोनों अकेले में पहनकर पार्टी कर लेंगे। पायल की बात सुनकर सरला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पायल को गले लगा लेती है। जब पायल के पति और ससुर घर में नहीं होती तो दोनों सास बहू अपनी जीन्स पहनकर पार्टी करते हैं और इस तरह से सास की पुरानी जीन्स का राज खुल जाता है। माधुरी घर में पोछा लगा रही थी, तभी वहाँ पर गंदे पैर लेकर उसकी सास उर्मिला पूरा फर्श गंदा कर देती है और उल्टा माधुरी पर ही चिल्लाते हुए उर्मिला कहती है, बहू ये क्या है? तू और कितनी काम चोरी करेगी? कहने को तो पोछा लगा रही है, लेकिन फर्श पर अब भी गंदगी दिख रही है। यही सिखाया क्या तेरी माँ ने तुझे अपनी सास को परेशान करना? माँ जी, मैंने अच्छे से साफ तरीके से पोछा लगाया था, लेकिन आप अभी बाहर से आई हो, देखो आपके ही पैरों के निशान हैं और इसी वजह से फर्श गंदा हुआ। मेरी गलती नहीं है इसमें माँ जी। तू अब उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रही है। एक काम क्या बोल दिया करने को, तू तो तमीज ही भूल गई। पता नहीं कैसी बहू लेकर आया है मेरा बेटा, इसे तो बड़ों से बात करने की तमीज तक नहीं है। माँ जी, आपको मेरी बातें बुरी लगी, मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन सच में मेरा आपका दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी दोबारा से पोछा लगा देती हूँ। नहीं नहीं, तुझे इतनी आसानी से माफ कर दिया ना, तो तुझे अक्ल कहाँ आने वाली है? तुझे तो अक्ल तभी आएगी जब तुझे सबक सिखाया जाए, और मुझे अपनी बहू की रस्सी को टाइट करना अच्छे से आता है। उर्मिला अपनी गलती होने के बावजूद भी अपनी बहू को काफी सुनाती है और थप्पड़ भी मार देती है। उर्मिला की यही आदत थी कि वो अपनी बहू का काम बस बढ़ाए और उसे परेशान करती रहे। ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका था। इतना हो जाने के बाद भी माधुरी अपनी सास को कुछ नहीं बोलती थी और अब भी अपनी सास का सम्मान करती थी। कुछ दिनों बाद उर्मिला अपनी पड़ोसन विमला के साथ मोहल्ले में खड़ी होकर बातें कर रही थी और यहाँ वहाँ की चुगली कर रही थी। तभी विमला उर्मिला से कहती है, उर्मिला तू अपनी बहू को कैसे काबू में रखती है? मुझसे तो मेरी बहू संभलती ही नहीं है। नाक में दम करके रखा हुआ है मेरी बहू ने। जो भी कहूँ मैं, हर बात का उल्टा जवाब देती है। अरे तुझे अपनी बहू को काबू करना नहीं आता? यहाँ मेरी बहू को देख ले, एक आवाज में सामने खड़ी मिलेगी। काम तो इतने अच्छे से करती है, लेकिन फिर भी मैं एक ही काम को 4 बार करवाती हूँ उससे। जब तेरी बहू सब काम अच्छे से करती है, तो तू उससे एक काम को 4 बार क्यों करवाती है? सास हूँ मैं उसकी, उसे भी तो पता चलना चाहिए ना। और घर के काम एक ही बारी में करके वो तो फ्री हो जाएगी, लेकिन सास को ये कहाँ मंजूर है। मुझे तो तभी चैन मिलता है जब मेरी बहू काम करती रहे। रहने दे, तेरी बहू आजकल की लड़कियों में आती है। वो तुझसे दब के रहने वालों में से कहाँ है? तू तो झूठ बोल रही है। हाँ काम करती होगी, लेकिन तेरी एक आवाज में खड़ी मिल जाए, ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया। तुझे मेरी बातें मजाक लग रही हैं? रुक तू, अभी मैं अपनी बहू को आवाज लगाती हूँ और वो भागते हुए आएगी, तब तुझे मेरी बातों पर यकीन होगा। उर्मिला इतना बोलकर अपनी बहू को आवाज लगाती है, लेकिन माधुरी को आने में थोड़ी देर हो जाती है। कुछ देर बाद माधुरी भागते हुए आती है और अपनी सास को कहती है, माँ जी क्या हुआ, आपने मुझे बुलाया? वो क्या है ना, मैं कपड़े छत पर सुखा रही थी, इसलिए आने में थोड़ा टाइम लग गया। क्या हुआ माँ जी, बताओ, कोई काम था? क्या हुआ उर्मिला, तू तो बोल रही थी कि तेरी एक आवाज पर तेरी बहू भागते हुए आ जाएगी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही दिख रहा है। बहू मैंने तुझे कब से बुलाया हुआ है और तू अब आई है? कहाँ मर गई थी अब तक? माँ जी मैंने आपको बताया तो कि मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी, इसलिए मुझे आने में टाइम लग गया। सच में माँ जी काम की वजह से ही देरी हुई, वरना तो मैं आ ही जाती।
नहीं नहीं, काम की वजह से देरी नहीं हुई, बल्कि देरी इसलिए हुई क्योंकि तू पूरे मोहल्ले वालों के आगे मेरी नाक कटवाना चाहती थी कि मेरी बहू मेरी सुनती ही नहीं है। सच ही कहते हैं लोग, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और मैंने तुझे बहुत समझा लिया, लेकिन अब नहीं। मोहल्ले में सबके सामने ही उर्मिला अपनी बहू को बहुत मारती है। इस बार माधुरी को कुछ ज्यादा ही बुरा लगता है और वो अपने कमरे में जाती है और बहुत रोती है। रोते हुए माधुरी खुद से बातें करते हुए कहती है, माँ जी को अब तक मैंने कुछ भी नहीं कहा, हमेशा बड़े होने का सम्मान दिया है, लेकिन माँ जी ने मेरे बारे में कुछ सोचा ही नहीं और मोहल्ले में सबके सामने मुझ पर हाथ उठा दिया। अब तक तो मैंने माँ जी की बहुत इज्जत की है, लेकिन अब माँ जी को सबक सिखाना ही होगा। माधुरी को अब अपनी सास पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो अब अपनी सास को सबक सिखाने की सोचती है। रात में जब सब सो रहे थे तो माधुरी अपनी सास के कमरे में घुंघरुओं की आवाज करती है। घुंघरुओं की आवाज सुनकर उर्मिला की आंखें खुलती है और वो बोलती है, ये घुंघरू की आवाज कहाँ से आ रही है? बड़ी ही अजीब लग रही है। इतनी रात में ये घुंघरू की आवाज कहाँ से आ सकती है? एक बार मैं जाकर देख ही लेती हूँ कि आवाज कहाँ से आ रही है। उर्मिला घुंघरू की आवाज के पीछे पीछे जाती है और हॉल में देखती है कि एक औरत बाल खोलकर बैठी हुई है और उसके पैरों से ही घुंघरू की आवाज आ रही है। ये देखकर उर्मिला उस औरत से कहती है, ए, कौन है तू और हमारे घर में इतनी रात को क्या कर रही है? उर्मिला की आवाज सुनकर वो औरत अपनी गर्दन उठाती है तो उर्मिला उसे देखकर कहती है, बहू, ऐसे क्यों बैठी है? तेरे अंदर कोई कुछ चुड़ैल आ गई क्या? तू ही है ना जो अपनी बहू से सारा काम करवाती है और अपनी बहू को बहुत मारती है, लेकिन तुम मुझे नहीं जानती। मुझे मेरी सास ने इसी तरह बहुत परेशान किया था और मुझे मार डाला था, और अब मैं मरने के बाद अपनी सास के जैसी सास को ही खत्म करने आई हूँ। नहीं, मुझे माफ कर दो। कोई यहाँ है? बचाओ, पंकज बेटा बचाओ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दे बहू, मुझे माफ कर दे। उर्मिला बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उर्मिला के चिल्लाते ही माधुरी उठकर अपने कमरे में चली जाती है और चुड़ैल वाला सारा मेकअप भी हटा देती है। उर्मिला चिल्लाती रहती है। कुछ देर बाद पंकज और माधुरी दोनों कमरे से बाहर आते हैं। अपनी माँ को इतना डरा हुआ देखकर पंकज कहता है, माँ क्या हुआ? आप इतनी डरी हुई क्यों हो? और आप यहाँ क्या कर रही हो? आप तो अपने कमरे में सो रही थी ना, फिर आप यहाँ क्या कर रही हो? माँ बोलो ना, कुछ क्या हुआ? माँ जी क्या हुआ? आप इतनी घबरा क्यों गई? ऐसा लग रहा है जैसे आपने कोई चुड़ैल देख ली हो। माँ जी सब ठीक तो है ना? मैं आपकी कुछ मदद करूँ? आपके लिए कुछ बना दूँ? नहीं, बहू तो वैसे ही इतना सारा काम करती है, लेकिन फिर भी मैं तुझे इतना सुनाती रहती हूँ ना। आज तो मैंने हद ही कर दी जब मोहल्ले वालों के सामने तुझ पर हाथ उठाया। क्या माँ, आपने मेरी पत्नी पर हाथ उठाया? लेकिन क्यों? माधुरी तो आपकी सारी बातें मानती है, घर का सारा काम भी माधुरी ही करती है, फिर आपने माधुरी पर हाथ क्यों उठाया? माँ अरे छोड़ो ना, माँ जी अपनी है, मुझ पर हाथ भी उठा लिया तो क्या हुआ? मैं माँ जी की किसी भी बात का बुरा थोड़ी मानती हूँ, जो अब मानूंगी। और माँ जी आप भी क्या बातें लेकर बैठ गई हैं? नहीं बहू, मुझे बोलने दे। तू घर के सारे काम करती है और बिना किसी शिकायत के, लेकिन फिर भी मैं हमेशा तेरी गलती निकालती रहती हूँ। मुझे माफ कर दे बहू। आज जब तुझ में चुड़ैल आई तो मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। माँ आप क्या बात कर रही है? बहू में चुड़ैल है? ये सब क्या है? एक तो मुझे ये समझाओ कि आपने बिना बात ही माधुरी को मारा क्यों था? कुछ नहीं बेटा, मैं बस सास होने का रौब जमा रही थी, लेकिन आज मुझे समझ आ गया, बहू में चुड़ैल आए या ना आए, लेकिन हमें बहू के साथ कभी भी गलत बर्ताव नहीं करना चाहिए। अरे वाह, मैंने तो माँ जी को बस एक ही बार डराया था और माँ जी को तो अकल आ गई। अच्छा है, अब माँ जी को सुधारने के लिए माधुरी कुछ नहीं करेगी, बल्कि माधुरी के अंदर की चुड़ैल ही सब करेगी। बहू में आई चुड़ैल की वजह से उर्मिला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सबके सामने अपनी गलती भी मानती है। उसके बाद उर्मिला कभी भी अपनी बहू को परेशान नहीं करती।